हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनसुनी कहानियों में। और आज की कहानी रमेश की है। वो रमेश जो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे। उन लोगों के पास ज़िंदगी जीने के लिए ठीक से कोई साधन था नहीं। रहने के लिए घर तो था, लेकिन उसे बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। जब बारिश होती तो इनके घर में पानी गिरता, जब हवा चलती तो इनके घर में कूड़ा आ जाता। बहुत ही बुरी परिस्थिति से इनका घर परिवार गुजर रहा था। और रमेश के घर में कुल 4 लोग थे। रमेश के पिताजी, रमेश की माताजी और रमेश का एक बड़ा भाई, जो उसके गांव से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग में मजदूर के तौर पर काम करता था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, रमेश और उसका परिवार बेहद गरीब था। सिर्फ इसी वजह से रमेश के पिताजी ने उसके बड़े भाई सुरेश की पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे पाए, और बदकिस्मती से सुरेश अनपढ़ ही रह गया। सुरेश की इस हालत को देखते हुए सुरेश के पिताजी को यह एहसास हुआ कि मैंने मेरे बड़े बेटे को तो नहीं पढ़ाया, और मेरे ही वजह से उसकी ये हालत है कि वो कभी इस गांव में मजदूरी करता तो कभी उस गांव में। लेकिन मेरे छोटे बेटे रमेश के साथ मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं रमेश को सुरेश के जैसा कभी अनपढ़ नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी जान क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं रमेश को उसकी मंजिल तक पहुँचा के ही रहूँगा, ताकि वो लिख पढ़ कर एक अच्छी नौकरी कर सके और आने वाले वक्त में अपना घर परिवार भी संभाल सके। और रमेश के पिताजी ने जब ये कसम उठाई थी तो रमेश काफ़ी छोटा था, लेकिन देखते ही देखते रमेश के पिताजी ने अपनी कसम को अंजाम दिया, और दिन रात मेहनत करने के बाद रमेश को बीए तक की पढ़ाई करवा ही दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता, वैसे ही वैसे रमेश के पिताजी भी बुढ़ापे की ओर बढ़ते। इसका मतलब रमेश के पिताजी में वो ताकत नहीं रही कि वो खुद कमा के खा सके। लेकिन रमेश को भी एहसास हो गया कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे माता पिता और मेरे भैया का ख्याल रखूं, और इसी पढ़ाई के दम पर मैं कोई एक अच्छी सी नौकरी तलाश कर लूं, ताकि मैं मेरे घर वालों को एक आनंद भरा जीवन दे पाऊँ। और इसी उम्मीद में रमेश अपनी डिग्रियां लेकर गांव को घूमते और एक अच्छी नौकरी की तलाश करते। लेकिन हर रोज़ वो अपने घर मायूसी के साथ ही पहुंचते। रमेश के पड़ोस में रहने वाले एक अंकल के पास रमेश के बड़े भाई का फ़ोन आता है, और वो कहता है कि अंकल जी, ज़रा मेरे घर से मेरे छोटे भाई को बुला लाना और मेरी उससे बात करवा देना, बहुत ज़रूरी काम है उससे। सुरेश की ये बात सुनते ही अंकल जी दौड़े जाते और रमेश से कहते, सुनो, तुम्हारे बड़े भाई का मेरे घर पे फ़ोन आया है, चलो जल्दी उससे बात कर लो, उससे कुछ ज़रूरी काम है तुमसे। अंकल की ये बात सुनते ही रमेश भी दौड़ा दौड़ा जाता और फ़ोन उठाकर हेलो कहता। जैसे ही रमेश हेलो कहता, वैसे ही वहाँ से सुरेश कहता, और छोटे तुम कैसे हो, सब कुछ बढ़िया है ना, और ये बताओ तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली। इस बात के जवाब में रमेश बहुत मायूस होता और कहता, नहीं भैया, अब तक के तो कोई भी नौकरी नहीं मिली, और जहाँ भी अपनी डिग्रियाँ लेकर काम मांगने जाता हूँ, सब यही कहते हैं कि हमारे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, हमारे पास जो काम है वो बस मज़दूरों जैसा ही है। हर जगह से भैया सिर्फ मुझे यही सुनने मिलता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूं। आप जो पैसे कमा करके भेजते हो, उसमें तो बस हमारे घर का खाना ही चल पा रहा है। पिताजी और माताजी की दवाइयाँ भी आना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ये मज़दूरों वाली ही ज़िंदगी जी लूँ, और मज़दूरों जैसा ही काम करके अपने पिताजी की दवाइयों का तो पैसा ले आऊँ। रमेश की ये सारी बातें सुनते ही सुरेश कहता है कि छोटे, अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस कंपनी में मज़दूर के तौर पे काम करता हूँ, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र की जगह अभी ही खाली हुई है, और मैंने मेरे मैनेजर से भी तुम्हारे बारे में बात करके रखी ही थी। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए भी एक जगह खाली है, तो मैंने तुम्हारी बात पे और ज़ोर दिया, और मैंने मैनेजर से इस बारे में खुलकर बात करी, और मैनेजर ने भी मुझसे तुम्हारे बारे में खुलकर सारी बातें पूछी, और आखिर में मुझे ये कहा कि आने वाले सोमवार को तुम्हारे छोटे भाई को इंटरव्यू के लिए बुला लो। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे सुपरवाइज़र के तौर पर यहीं रख लेंगे। रमेश अपने बड़े भाई सुरेश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इतना खुश हुआ कि खुशी से फूले नहीं समा पा रहा था, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी निकल पड़े। ये बात सुन के सुरेश भी थोड़ा सा भावुक हुआ और कहने लगा, छोटे, अब तुम फिक्र मत करो, शायद हमारे दुख के दिन अब निकल जाएंगे। तुम्हें बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो मैं भी मेरी ज़िंदगी में अब थोड़ा आराम करूँ, उसके बाद देखूँगा कि मुझे भी आगे क्या करना है। तुम बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताना, और माता और पिता का एकदम अच्छे से ख्याल भी रखना। सुरेश की इस बात के जवाब में रमेश कहता है कि क्यों नहीं भैया, मेरी तो ज़िंदगी ही इसी के लिए है कि मैं आपका, माताजी का और पिताजी का बस जी जान लगा के ख्याल रख सकूं, क्योंकि आप ही लोग हो जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, ताकि मैं कोई एक अच्छी सी नौकरी कर सकूं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से मुकाम पे ले जा सकूं। बस ये सारी चीज़ों का शुक्रिया मैं जितना करूं उतना कम है भैया। मैं तो आपके लिए और अपने पिताजी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है। रमेश की ये सारी बातें सुन के सुरेश भी काफ़ी भावुक हुआ और कहने लगा, छोटे, चल अब बहुत हुआ। तूने मुझे ये एहसास दिला दिया कि अब तू भी बड़ा हो चुका, और अब रोना बंद कर। तेरी रोती हुई आवाज़ सुन के मुझे भी यहाँ पे बहुत रोना आ रहा है। अब रोने के दिन गए हमारे। और रही बात तेरी नौकरी की,
कल जैसे ही सुबह में यहाँ पे वॉचमैन आ जाएगा, मैं उसके हाथों से एक चिट्ठी लिख दूँगा जिसमें यहाँ का एड्रेस लिखा होगा, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ पैसे भी तुझे भेज दूँगा। तो तू आने वाले सोमवार को यहाँ पर आ जाना और तेरा इंटरव्यू दे देना, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे ही ये नौकरी मिले। चल अब मैं रखता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। सुरेश की इस बात के जवाब में रमेश भी यहाँ से कहता जी भैया, और फ़ोन कट कर देता और बेसब्री से चिट्ठी और सोमवार के इंतज़ार में रहता। और देखते ही देखते उसका इंतज़ार ख़त्म भी हो जाता। आने वाले 2 दिन में ही उसकी चिट्ठी आ जाती, और उसी चिट्ठी के साथ एक मनी ऑर्डर भी होता। और सुरेश उस चिट्ठी में उस वॉचमैन से ये भी लिखवाता कि छोटे, मैं ये तुम्हें मनी ऑर्डर भी भेज रहा हूँ ताकि तुम कुछ अपनी जेब में किराया भाड़ा रख करके यहाँ तक के आ सको, क्योंकि ये सफ़र नज़दीक का नहीं, अपने गांव से लगभग 200 किलोमीटर तुम्हें दूर आना है, तो तुम्हें कुछ तो पैसे लगेंगे। लेकिन घर की बुरी हालत और माता पिता की ख़राब तबीयत को देखते हुए रमेश ये फ़ैसला लेता कि मैं ये पैसे से मेरे माता पिता की दवाइयाँ ले आता हूँ। और रही बात वो 200 किलोमीटर सफ़र करने की, वो तो मैं मेरी साइकिल से भी कर ही लूँगा। वैसे भी सोमवार को तो अभी पूरे 4 दिन है। मैं आज ही मेरे माता पिता को दवाइयाँ ला के दे दूँगा और यहाँ से आज ही निकल जाऊँगा, ताकि अगले 4 दिन के अंदर अंदर मैं वो 200 किलोमीटर पार करके उस शहर में पहुँच जाऊँ जिस शहर में मेरा भाई मुझे बुला रहा है। और रमेश बिल्कुल वैसे ही करता, माता पिता को उनकी दवाइयाँ ला के देता और अपनी पैकिंग कर कर कुछ छुट्टे पैसे अपनी जेब में रखता और रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां भी रख लेता, और बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल निकाल कर वो अपना सफ़र शुरू कर देता। रमेश अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि उसे ज़रा भी नहीं सोचता कि उसके लिए आने वाला सफ़र बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे बस ये दिखता कि मैं इन पैसों से अपने माँ बाप की दवाइयाँ ले आऊँ और मैं मेरा सफ़र कैसे भी करके काट ही लूँगा। अकेला तो हूँ, कौन सी मुश्किल की बात है, और मैं भी तो एक जवान लड़का हूँ। कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं उसका सामना कर ही लूँगा। इस मजबूत इरादे के साथ रमेश बढ़ तो चलता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आगे बहुत सी मुश्किलें उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। अब जैसे ही साइकिल चलाते हुए अपने गांव से बाहर निकलता, उसको थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस होने लगता, क्योंकि जब वो अपने गांव से बाहर निकलता होता तब तक कि सूरज पूरी तरह से डूब जाता। अब उसकी साइकिल में ना आगे लाइट थी, ना ही उसके हाथ में कोई फ़ोन कि वो किसी से फ़ोन करके कुछ मदद मांग सके या किसी से कुछ मदद मंगा सके। और सारे रास्ते भी रमेश के लिए बिल्कुल अनजान ही थे, क्योंकि रमेश कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, इसलिए उसके लिए सारे रास्ते अनजान थे। उसने बस अपने हाथ में वो भैया की चिट्ठी रख ली और पूरे रास्ते वही चिट्ठी लोगों को दिखाकर रास्ता पूछता और लोगों के बताए हुए रास्ते पर चुपचाप अपनी साइकिल चलाता और अपने सफ़र को काटता रहता। लेकिन देखते ही देखते अंधेरा और घट होते जाता, और धीरे धीरे रमेश को लोग रास्ता बताने वाले भी कम होते जाते, क्योंकि जैसा जैसा अंधेरा बढ़ता वैसे वैसे लोग अपने घर की ओर भी बढ़ते जाते। इसी कारण रमेश को रास्ते पे कोई नहीं दिखाई देता। अब कुछ ऐसा रहता कि पूरे रास्ते पे रमेश सिर्फ अकेला ही है, लेकिन फिर भी रमेश बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और चुपचाप अपने रास्ते की ओर बढ़ता चले जाता, और बस इस दिमाग में यही सोचता कि जैसे तैसे मैं मेरे भैया के पास पहुंच जाऊं, सोमवार के दिन वो इंटरव्यू दे दूं और वो एक अच्छी सी नौकरी मुझे मिल जाए, ताकि मैं मेरे परिवार का एक अच्छे तरीके से ख्याल रख सकूं और उन्हें एक आनंद भरी ज़िंदगी दे सकूं। और इसी जोश और जज्बे के साथ रमेश बिना रुके बस बढ़ता ही चला जाता। लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आता जहाँ पे रमेश बहुत ही बुरी तरह से थक जाता। उसे ऐसा लगता कि अब यहाँ पे रुका जाए और कुछ खाया जाए। बस इसी इरादे के साथ रमेश वहाँ पे रुकता और अपना डब्बा खोलकर रोटियाँ खाने लगता। रमेश अपना डब्बा खोल करके खाना खा ही रहा था कि अगले ही पल उसके सामने एक सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई एक लड़की आती है और वो रमेश से कुछ कहने लगती है। उसके कहने से पहले ही रमेश के दिमाग में काफ़ी बातें घूमने लगती है, क्योंकि रमेश तो एक गांव का लड़का एक छोटे से घर से आता है। उसने बचपने से ये कहानी सुनी होती है कि सुनसान सड़क पे जब कोई लड़की सफ़ेद कपड़े में हो, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, वो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल हो सकती है। रमेश ये देख के थोड़ा सा चौंक जाता है, साथ ही साथ काफ़ी डर भी जाता है, लेकिन फिर भी रमेश अपनी हिम्मत नहीं हारता और उसे अपने सामने खड़ा देख पूछने लगता कि क्या हुआ, तुम क्या चाहती हो मुझसे। रमेश की इस बात के जवाब में वो लड़की कहती है कि भैया, मैं यहाँ पे रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है और ना ही मेरे पास फ़ोन है कि मैं किसी से संपर्क करके किसी से कुछ मदद मंगा सकूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये पूरे सुनसान रास्ते पे बहुत टाइम से अकेले फिर रही हूँ, कोई भी ना मेरी बात सुन रहा है और ना ही मेरी कोई मदद कर रहा है। उस लड़की के मुंह से भैया सुनते ही रमेश मानो पिघल सा गया हो। उसके दिमाग में जो भी भरम थे सारे दूर हो गए। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी तो कोई बहन है नहीं और पहली बार ज़िंदगी में मुझे किसी ने भैया कह के पुकारा है। क्यों ना मैं इस लड़की के उस हद तक के काम आ सकूं जिस हद तक की मेरी हैसियत है। और अगले ही पल रमेश ने उस लड़की से पूछ लिया, कहो बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस लड़की ने भी जवाब में कहा, भैया, मुझे लगता है कि आप यहाँ से सीधे जा रहे हो और इत्तेफाक से मुझे भी इसी सड़क पे आगे तक के जाना है। क्या आप मेरी मदद करोगे और मुझे आगे तक के छोड़ दोगे? रमेश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी जगह पर छोड़ दूंगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ रोटियां खाने बैठा था। अगर तुम्हें भी भूख लगी है तो तुम मेरे साथ बैठ जाओ, तुम भी कुछ रोटियां खा लो। मेरे पास थोड़ी ज़्यादा रोटियां हैं, फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम दोनों भाई बहन बैठ के सुकून से खा सकते हैं। उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं नहीं भैया, आप खाओ, वैसे भी मैं सिर्फ रोटियां नहीं खाती, जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद से खा लूँगी, आप बेफिक्र रहो। ये बात सुन के रमेश थोड़ा सा चिंतित हुआ कि ये ऐसा कैसा जवाब दे रही है कि मैं सिर्फ रोटियां नहीं खाती और मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद से कुछ खा लूँगी। लेकिन रमेश की ये चिंता ज़्यादा देर तक की नहीं थी, क्योंकि रमेश को ऐसा दिख रहा था कि कोई लड़की उसे भाई कहकर बुला रही है और रमेश के लिए ये लफ्ज़ काफ़ी कीमती थे। और अगली ही थोड़ी देर में रमेश का खाना भी हो गया। जैसे ही रमेश का खा करके होता है, रमेश उस लड़की से कहते हैं कि चलो बहन, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूँ। ये बात करते ही रमेश और वो लड़की दोनों साइकिल पे बैठ गए और रमेश अपना पैडल मारना चालू कर दिया। और वो लड़की रमेश के पीछे चुपचाप बैठी रह गई, ना वो कुछ बोलती और ना ही रमेश कुछ सुनता। रमेश को तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगा कि ये पीछे बैठी भी है या नहीं। और हर थोड़ी देर में रमेश अपना शक दूर करने के लिए उस लड़की से बात करने की कोशिश करता और पूछता, और बहन बताओ तुम्हारा नाम क्या है। रमेश जब भी उससे जो भी सवाल करता, वो बस एक बात में जवाब देती और बात को ख़त्म कर देती, और ऐसा लगता कि जैसे वो कुछ पीछे बैठ के खा रही हो। रमेश ये सोच के थोड़ा चिंतित होता कि यार, मैंने तो इसे कुछ खाने को दिया नहीं और इसके दोनों हाथ खाली थे, तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि ये कुछ चबाते हुए मुझसे बात कर रही है। और देखते ही देखते रमेश को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे से एक गाड़ी भी आ रही है, जिसकी रोशनी रमेश के आगे तक के आ चुकी होती है। और रमेश उस गाड़ी को रास्ता देते हुए अपनी साइकिल को रोड के एक कोने से चलाने लग जाता है। और देखते ही देखते वो गाड़ी रमेश के बहुत करीब पहुंच जाती है। और वो गाड़ी असल में एक बहुत बड़ी सी ट्रक होती है। वो ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर रमेश को देखता है कि वो साइकिल पे एक लड़की को लेके जा रहा है, लेकिन अचानक से वो एक चीज़ ऐसी देखता है जो उसने कभी नहीं देखी हो। वो चौंक सा जाता है और रमेश को हॉर्न कर करके बार बार इशारा करता है। रमेश को ऐसा लगता है कि मैंने इसे इतना रास्ता दिया है, तो भी ये क्यों हॉर्न बजा रहा है। और देखते ही देखते वो ट्रक वाला रमेश के बिल्कुल बाजू में आ जाता है और ऊपर से इशारा करते हुए कहता है कि पीछे देख पीछे देख। लेकिन रमेश उसके इशारे को ठीक से समझ नहीं पाता। और ट्रक ड्राइवर की आंखों ने भी जो मंजर देख चुकी थी, उसके बाद उस ट्रक के ड्राइवर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ट्रक रोक करके रमेश को बता सके कि उसके साथ पीछे क्या हो रहा है। और उस ट्रक ड्राइवर के काफ़ी इशारे के बाद भी रमेश बिल्कुल भी कोई बात नहीं समझ पाया। और आखिरकार वो ट्रक के ड्राइवर ने भी हिम्मत हारते हुए वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी को और तेज़ी से बढ़ाना चालू कर दिया। उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस लड़के को कुछ भी खबर नहीं कि इसके साथ पीछे क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उस ट्रक ड्राइवर को ये भी पता था कि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ पे रुका और उसने रमेश को और कुछ बताने की कोशिश की, तो उसकी भी जान को खतरा उतना ही हो सकता है जितना कि रमेश की जान को खतरा है। अब रमेश के दिमाग में दो बातें घूम रही थी। पहली तो ये कि ये लड़की पीछे बैठकर क्या खा रही है जो इसे मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं, और दूसरी ये कि ये ट्रक वाला ऐसा क्या इशारा कर रहा था जो उसे समझ नहीं आया। रमेश के लिए ये दोनों बातें काफ़ी सोचने वाली थी। लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि इस सड़क पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पीछे ये भी तो बैठी है। अगर कुछ डरने वाली बात होगी तो मेरे साथ साथ इसे भी तो डर महसूस होगा, और आखिरकार ये तो एक लड़की है, इसे तो और ज़्यादा डर महसूस होना चाहिए। लेकिन रमेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले ही सफ़र कर रहा है। और डरने के बजाय काफ़ी हिम्मत से अपना रास्ता आगे का तय करते रहता। और देखते ही देखते रमेश अपने सफ़र में आगे बढ़ता। और जैसे जैसे रमेश अपने सफ़र में आगे बढ़ता, वैसे वैसे वो ये दिखता कि वो उस सड़क पर अकेला नहीं सफ़र कर रहा, बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं, जो कोई कार से और कोई बाइक से सफ़र कर रहे हैं। और जो भी लोग उस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, सब रमेश को इस कदर दिखते हैं कि मानो जैसे किसी ने पहले किसी को साइकिल चलाते हुए देखा ही ना हो। रमेश ये बात देखकर थोड़ा सा हैरान होता कि ये सारे लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। रमेश अपने ख्यालों में जूझ ही रहा था कि अगले ही पल रमेश के दाहिनी ओर एक कार आकर रुकी और रमेश को उसने हाथ दिखाकर रोका और कहा कि जल्दी से जल्द तुम अपनी साइकिल रोको, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। रमेश ने बिना साइकिल रोके हुए उस कार वाले से पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो। उस कार वाले ने जवाब में कहा, ये लड़की जो तुम्हारे पीछे बैठी है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है, और ये तुम्हारे पीछे बैठकर कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा बाजू खा रही है। उस कार वाले के मुंह से ये बात सुनते ही रमेश ने अपनी साइकिल रोकी और साइकिल रोकते ही उसने अपनी बाजू देखना शुरू कर दी। जैसे ही रमेश ने अपनी बाजू की ओर देखा, उसे चक्कर सी आने लगी, क्योंकि रमेश की बाजू में मांस बचा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी ही दिख रही थी। रमेश ये देखकर इतना चौंक गया मानो जैसे उसकी जिस्म से रूह निकली गई हो।
लेकिन रमेश की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि रमेश को जिन गाड़ी वालों ने हाथ दिखाकर रोका, उस गाड़ी में सारे के सारे तांत्रिक लोग बैठे हुए थे। और उन्हें ये देख कर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। और उन तांत्रिकों ने मिल के ये कोशिश करी कि इस चुड़ैल को पकड़ लो, नहीं तो वो इस लड़के के ऊपर इस तरीके से काबू कर लेगी कि ये रोज़ इसे थोड़ा थोड़ा खाती रहेगी और एक दिन ये इसे खाकर पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। रमेश ये सारी बातें देखता और सुनता, डर के मारे वो इतना घबरा जाता कि जिसकी कोई हद नहीं। वो उन तांत्रिकों के पैरों में गिर जाता कि मुझे कैसे भी करके बचा लो। और वो चुड़ैल भी इतनी ताकतवर थी कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो उन्हीं तांत्रिकों के सामने बैठ करके रमेश का ही मांस खा रही थी और उन सब से चीख चीख के कह रही थी कि पहले मैं इसे पूरा खा के ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद तुम सबकी बारी है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग यहाँ पर आकर के इसे मुझसे बचा लोगे? तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारी जान कौन बचाएगा। ये सारी बातें सुन के रमेश तो मानो जैसे मर ही गया हो। लेकिन साथ ही साथ चुड़ैल की ये सारी बातें उन तांत्रिकों को भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा दिला रही थी। जैसे ही चुड़ैल ने ये सारी बातें करी और रमेश की हालत ख़राब हुई, तो उन तांत्रिकों में से एक तांत्रिक निकला और रमेश को उठा करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। बाकी के तांत्रिक उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। जैसे ही उस चुड़ैल की तरफ बढ़ते वो चुड़ैल हमला करने लग जाती, लेकिन उन तांत्रिकों में से एक तांत्रिक ने ये करा कि कैंची लेकर के उस चुड़ैल के पीछे से बाल काट दिए। जैसे ही उस तांत्रिक ने उस चुड़ैल के बाल काटे, वो मानो अधमरी सी हो गई हो। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से इस कदर गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन उन तांत्रिकों को ये बात काफ़ी अच्छे से पता थी कि ये चुड़ैल रमेश का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। लेकिन साथ ही साथ वो सारे तांत्रिक इस बात की भी खुशी मना रहे थे कि उन लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल के बाल काट दिए। और वो सारे तांत्रिकों की खुशी की वजह ये थी कि उन सारे तांत्रिकों को ये बात अच्छे से पता थी कि चुड़ैल के अगर बाल काट दिए जाए तो उसे काबू करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और फिर उन तांत्रिकों ने चुड़ैल को उस बाल को एक झोले में डाला और रमेश की साइकिल उठा करके उस हॉस्पिटल पर चल पड़े जिस हॉस्पिटल में रमेश को एडमिट किया गया है। अब रमेश को उन तांत्रिकों ने हॉस्पिटल तो ले आया, लेकिन रमेश पूरी तरीके से बेहोश था। अब इन तांत्रिकों की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि रमेश किस गांव से है, किस गांव जा रहा था, इसके माता पिता कौन है, इसके घर में और कौन है जिससे हम संपर्क करके बुला सकें। क्योंकि रमेश के हाथ में कुछ था ही नहीं, कुछ छुट्टे पैसे, कुछ रोटियां और एक चिट्ठी जिस पे एक पते के सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब उन तांत्रिकों के लिए फिक्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो सारे तांत्रिक रमेश को इस इरादे से हॉस्पिटल लेकर गए थे कि इसे वहाँ पर छोड़ करके इसे के घर वालों को वहाँ पर बुला लेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि रमेश के पास ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे उसकी ये पहचान हो सके कि वो किस गांव का है और किसका बेटा है। अब उन तांत्रिकों की भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी थीं और इस बात में भी कोई शक नहीं। लेकिन उन तांत्रिकों की टोली ने इस बात की कसम खा ली कि जब तक कि ये लड़का होश में नहीं आता तब तक कि हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आखिरकार हमें उस चुड़ैल का भी तो खात्मा करना है। क्या पता हम यहाँ से चले जाए और वो इसके खून की खुशबू को सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच जाए और इसे जान से मार डाले। ये सारी बातों को देखते हुए वो तांत्रिक उस जगह से उठे ही नहीं और लगभग 2 से 3 दिन के बाद रमेश को होश आया। और जैसे ही रमेश को होश आता है, वो ये देखता है कि वो सारे के सारे तांत्रिक रमेश की आंखों के सामने खड़े। वो सारे तांत्रिकों को देख के रमेश खुश तो बहुत हुआ, लेकिन रमेश के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये नहीं आया कि वो चुड़ैल है या उसका खात्मा हो चुका, बल्कि उसके दिमाग में ये सवाल आया कि मैं कहाँ हूँ और आज सोमवार तो नहीं, क्योंकि सोमवार को मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम था। अगर आज सोमवार है तो कृपया करके मुझे उस जगह पे छोड़ दीजिए जिस जगह पे मुझे जाना था। रमेश के मुंह से ये सोमवार वाली बात सुन के सारे तांत्रिक ऐसे हैरान हुए कि जिसकी कोई हद नहीं। वो सारे ये सोचने लगे कि इस बेवकूफ़ को हमने उस चुड़ैल के शिकंजे से बचाया और ये अपनी जान की शुक्र मनाने के बजाय ये हमसे ये पूछ रहा है कि आज सोमवार तो नहीं। ऐसा कौन सा काम होगा इसकी ज़िंदगी में जो इसकी ज़िंदगी से भी प्यारा था इसे। अब ये सारी बात उन्हें हैरान तो करती, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के दिल में एक सवाल सा पैदा कर देती। उन सारे तांत्रिकों में से एक तांत्रिक ने उठा और कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि सोमवार को ऐसा क्या काम था जो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। रमेश बस उस तांत्रिक के जवाब में अपना मुंह खोलकर जवाब देने ही वाला था कि अगले ही पल ये हुआ कि रमेश ने इतनी ज़ोर से चीख लगाई कि पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा और उसके अगले ही पल रमेश उल्टे पांव दीवार की तरफ चढ़ने लगा। रमेश की यह हरकत देख के सारे तांत्रिक तो चौंक गए, लेकिन साथ ही साथ हॉस्पिटल में जितने पेशेंट और जितने डॉक्टर, जितनी नर्स थी, वो सारे के सारे हॉस्पिटल खाली करके यहाँ वहाँ भागने लगे
और देखते ही देखते वो हॉस्पिटल का वो फ्लोर पूरी तरीके से खाली हो गया। अब उस फ्लोर पे सिर्फ रमेश और वहाँ पे जितने तांत्रिक थे वो बचे थे। अब वो सारे तांत्रिक एक एक करके ये कोशिश करते कि जैसे भी करके इस रमेश को पकड़ कर बांध दिया जाए और उसके बाद इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर कर इसके अंदर जो चुड़ैल बसी है उसे निकाल कर अपने काबू में कर लिया जाए। लेकिन सारे तांत्रिक अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम होते हैं और वो ये देखते हैं कि रमेश चीख चीख कर एक डरावनी सी आवाज़ निकालता और कहता कि मैं तो तुम्हें कह रही थी कि मैं पहले इसे खाऊंगी फिर उसके बाद तुम्हें खाऊंगी। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा था कि ये बात बहुत मामूली सी है। इस बात से तो ये बात साबित हो चुकी थी कि वो चुड़ैल अब रमेश के जिस्म में घुस चुकी है। लेकिन उन तांत्रिकों को भी ये बात अच्छे से पता थी कि वो लोग इस चुड़ैल का खात्मा कर ही देंगे। ये काम उन तांत्रिकों के लिए मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रमेश को पकड़ के उसे बांध कर एक कुर्सी पे बिठा दिया और उसके ही सामने तंत्र मंत्र करते हुए उसी चुड़ैल के बाल निकाल कर उसके ही सामने जला भी दिया। और उन तांत्रिकों के ये सारे काम करने के बाद वो चुड़ैल मजबूर हो गई रमेश का जिस्म छोड़ के जाने पर और आखिरकार वो तांत्रिकों के सामने हार मानकर रमेश का जिस्म छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली भी गई। और जैसे ही उस चुड़ैल ने रमेश का जिस्म छोड़ा वैसे ही रमेश भी बेहोश हो गया। और फिर उन्हीं तांत्रिकों ने मिलकर रमेश को उठा कर के बेड पर लाया और उन्हीं तांत्रिकों में से एक तांत्रिक ने जाकर के डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने भी रमेश को दवाई के तौर पर एक इंजेक्शन लगाई और उन तांत्रिकों से कहा कि अब इसे जल्दी होश आ जाएगा। इसके आंख से बुखार भी उतर गया है और इसकी तबीयत भी काफ़ी ठीक लग रही है, तो अभी फिक्र की कोई बात नहीं है। उन तांत्रिकों ने डॉक्टर के मुंह से ये सारी बातें सुन के संतुष्टि जताई और उन्होंने ये सोचा कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। अब जब वो लड़का होश में आएगा तो अपनी मंजिल पर खुद ही चले जाएगा। लेकिन उन तांत्रिकों के दिल में एक बात और खा रही थी कि जब ये लड़का इतनी बड़ी मुसीबत से निकला तो ये होश में आने के बाद उस मुसीबत के बारे में नहीं बल्कि सोमवार के बारे में पूछ रहा था। ऐसा क्या था उस सोमवार को जो उसको उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारा था। रमेश के इस सोमवार वाले सवाल ने इन लोगों के भी दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब ये लोग भी जिद कर बैठे कि जब तक कि ये होश में नहीं आता, इससे हमें वो सोमवार वाली बात पूरी मालूम नहीं पड़ जाती, तब तक हम भी यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। और जैसे तैसे रमेश को भी कुछ ही देर में होश आ ही जाता और ये सारे तांत्रिक मिलकर रमेश को घेर लेते और इससे पूछने लगते कि बेटा तुम बताओ, इस सोमवार को लेकर के क्या बात थी, तुम क्यों इतना चिंतित थे उस सोमवार को लेकर के, ऐसा क्या फैसला होने वाला था तुम्हारी ज़िंदगी का। रमेश ने उन तांत्रिकों की बातों का जवाब देते हुए अपनी ज़िंदगी का एक एक सच उन लोगों के सामने खोल के रख दिया। जैसे जैसे वो उन तांत्रिकों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता वैसे वैसे उन तांत्रिकों की आंखों में आंसू भरते ही जाता। और आखिर में रमेश ने उन तांत्रिकों को ये भी बताया कि सोमवार को उसे किस जगह पर इंटरव्यू देने जाना था। रमेश की सारी बातें ख़त्म होते ही उन तांत्रिकों में से एक तांत्रिक ने कहा, बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम्हारे माँ बाप को लेकर भी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम्हें वो नौकरी मिले या ना मिले, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और ये लो, हमारे तरफ से ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे तुम तुम्हारे पास ही रखो। इन पैसों से तुम तुम्हारे माता पिता की दवाइयाँ ले लेना और एक अच्छी तरीके से सफ़र करके अपने गाँव भी चले जाना। और जब भी हमारी ज़रूरत लगे तो ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, तुम हमें बेझिझक फ़ोन कर सकते हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तो कभी भी हमें फ़ोन करने के लिए ज़रा भी शर्माना नहीं, बेझिझक होकर कॉल करना, हम हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगे। उन तांत्रिकों के मुंह से ये सारी बातें सुन के रमेश भी काफ़ी भावुक हो गया और उन लोगों को गले लगा कर फूट फूट कर रोने लगा। और देखते ही देखते वो लोगों ने भी उसे अलविदा कहा और उसे ये भी कहा कि अभी तुम थोड़ा आराम कर लो और आने वाले 2 दिन के बाद तुम्हारा इंटरव्यू भी देने चले जाना और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारी अच्छी से अच्छी नौकरी भी लगा दे। और इस बात के बाद वो तांत्रिक लोग भी उस हॉस्पिटल से चले गए। और 2 दिन बाद रमेश भी थोड़ा सा ठीक महसूस करता और वो वहाँ से निकल कर वो भी अपने भाई के पास चले जाता ताकि वो इंटरव्यू दे सके। और इंटरव्यू देने से पहले रमेश अपने भाई के गले रख कर फूट फूट कर रोता और उसे सारी बात भी बताता। और जैसे ही रमेश की सारी बातें ख़त्म होती है वैसे ही वो मैनेजर को इंटरव्यू देने चले जाता है। और इंटरव्यू के दौरान रमेश सारी बातें उस मैनेजर से भी बताता है, वो सारी बातें जो उसके साथ उस रास्ते में घटी थी। और जैसे ही रमेश की ये सारी बातें कहकर ख़त्म होती है, मैनेजर सामने से रमेश से पूछता है कि भैया तुम मुझे ये बताओ कि तुम पगार कितनी लोगे, तुम्हारी नौकरी तो यहाँ पे पक्की है। ये बात सुनते ही थोड़ा सा रमेश खुशी के मारे चौंक जाता है और वो उस मैनेजर से पूछता है कि मेरे पास तो अभी किसी भी काम को लेकर के कुछ ऐसा ख़ास तजुर्बा है नहीं,
और मैंने तो बस अभी बीए ही पास करके आपके पास आया हूँ। तो आपको मेरे में ऐसी क्या खूबी दिखी जो आपने मुझे सीधा ये पूछ लिया कि पगार कितनी लोगे? हालांकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा उत्सुकता मेरे मन में इस बात की है कि आपको मेरे में ऐसी क्या बात नज़र आई जो आपने मुझे सीधा इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं पगार कितनी लूँगा। मैनेजर ने रमेश के जवाब में ये बात कही कि जो लड़का इतना मुश्किल सफ़र से आ रहा हो, जिसके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हो, फिर भी वो सारी बातें भूल करके इंटरव्यू देने बैठा है, इससे ये साबित होता है कि हालात कैसे भी हो तुम काम करना नहीं छोड़ोगे और हमारी कंपनी को तुम जैसे ही होनहार लड़कों की ज़रूरत है। और रही बात तजुर्बे की, वो तुम्हें हमारे साथ काम करते करते मिल ही जाएगा। तुम बस तुम्हारा जज्बा यूं ही कायम रखना और हमारे साथ इसी तरीके से काम करते रहना। इसी के साथ रमेश को उसकी नौकरी मिल गई और उसकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर भी हो गई। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।